नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 18 अगस्त 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, कौन कौन सी न्यूज़ उसमें बनी हुई है। तो पहली न्यूज़ आती है जो आपके द हिंदू के फर्स्ट पेज पर है ना, और हर न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर इसको कवर किया गया है। तो है क्या, समझते हैं। फाइल एफिडेविट इन 7 days और अपोलोजाइज है ना इलेक्शन कमीशन टू राहुल गांधी। तो देखो, आप सभी इनको जानते होंगे है ना, ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो पूरा इशू क्या है ना। हालांकि हम काफी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, देखो बेसिक सी बात है, 2-4 बातें पढ़ लेते हैं है ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, फिर हम इस टॉपिक पर आ जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में इसके बारे में प्रोविजन है, तो ये एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। कब बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हालांकि आप में से बहुत से लोगों को याद भी होंगे डाटा, 25 जनवरी 1950 को ये बना होता है। और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? तो हम बनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था। एक्चुअल प्रॉब्लम यही हुई है। ठीक है, 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था। अब इसे 1+2 यानी कि 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया है। ठीक है, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। हुआ क्या? अच्छा, 1 से 3 मेंबर कमेटी कब बना होता है, मेंबर कब बना होता है? तो याद रखना, जो आपका जो तारकुंडे कमेटी थी 1975, उस तारकुंडे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी इलेक्शन कमीशन जो हमारा इलेक्शन कमीशन हो 3 मेंबर बॉडी बन जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है, याद रखना, गोस्वामी कमेटी। ये जो गोस्वामी कमेटी था, इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, जब हमें चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करनी होगी ना, तो हमें क्या करना होगा, एक प्राइम मिनिस्टर को उस काउंसिल में रखना चाहिए, एक उस काउंसिल में हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए, और एक उस काउंसिल में हमें लीडर ऑफ अपोजिशन को रखना चाहिए। ऐसा इसने प्रोविजन दिया था। बट याद रखना, देखो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो 4 मेजर पिलर्स में से एक है। अगर आपको एक डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी रखनी है, तो आपको उसे सेपरेट और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना चाहिए। तो एक ही मेंबर बॉडी हुआ करती थी, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आपका जो गोस्वामी कमेटी था, उसने रिकमेंडेशन दिया 1919 में कि यार इसको 3 मेंबर कमेटी तो उसकी रिकमेंडेशन से बनी जाती है 90s के बाद। उसने कहा कि जब इलेक्शन होगा, जब जिस बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा उसके लिए काउंसिल बना दो, और उस काउंसिल में 3 लोग होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो 2023 तक सब सही चल रहा था। 2023 में किसी ने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए काउंसिल होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है बनाओ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉडी है ना। तो 2023 में क्या किया गया, एक बिल लाया गया और उसमें कहा गया कि आप लोगों को क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनानी है। ठीक है, जो उसका इलेक्शन करेगी। तो जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसके बारे में कहा, तो इन लोगों ने टेम्परेरी कमेटी बनाई थी, ध्यान रखना। और वो जो टेम्परेरी कमेटी बनाई जाती है, उसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, एक उसमें था कौन, प्राइम मिनिस्टर, एक उसमें था कौन, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, और एक उसमें था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 मेंबर बॉडी थी, लेकिन वो टेम्परेरी बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, उसने रिकमेंडेशन दिया था ये ही होना चाहिए। अब हुआ क्या, सरकार ने 2023 में बिल पास किया और सरकार ने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, यही प्रॉब्लम चल रही है। और सरकार ने बिल पास करके कहा एक होगा प्राइम मिनिस्टर, एक होगा आपका क्या बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक इसमें कौन होगा, सीजीआई नहीं होगा, सीजीआई की जगह कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब एक बात बताओ, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो लगभग 15% अपॉइंट किए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर के बंदे सरकार के बंदे हैं।
तो जब भी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाना होगा, जैसे ज्ञानेश कुमार जी को बना रखा है, तो 2:1 में चाहिएगी बात। अब 2:1 में चाहिएगी तो 2 लोग तो एक ही पार्टी के हो गए, तो इस आदमी की तो नीड ही नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी फिर भी मेंटेन थी कि एक लीडिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी और एक आपका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल बॉडी भी है, तो एक ट्रांसपेरेंट बंदे को बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया और ज्ञानेश कुमार जी उसी से बना दिए गए। अब जब ज्ञानेश कुमार जी ने कल, जब उनका आपने देखा होगा एक भाषण आया था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चल रहा था, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना, हम उसको साथ साथ ही पढ़ लेते हैं सब कुछ है ना, सब लिंक आपस में। उन्होंने कहा राहुल गांधी से को एफिडेविट लिख के देना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो वोटों की लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ऐसा नहीं कहते तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। अब उनसे कहा गया कि आप क्यों नहीं डाटा प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये बोलते हैं, जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि है ना, कोई होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वहाँ पर बैठे थे ना, फॉर एग्जांपल तूफान एक्सप्रेस, किसी पत्रकार ने पूछ लिया होगा ना कि बताओ आप वीडियो को डिलीट कर रहे हो, हम वीडियो का एक्सेस क्यों नहीं दे रहे हो हमें? तो बोलते हैं कि उससे जो महिलाएं हैं है ना, माताएं बहनें हैं, उनकी प्राइवेसी का वोलेशन हो जाएगा। उनकी क्या कहना था। अब वो बात की बात है कि जहाँ रेप होते हैं ना, जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें सरकार इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन एक बात बताओ, पोलिंग बूथ पर अगर कोई महिला वोट डाल रही है तो किस बात की वो प्राइवेसी का वोलेशन हो रहा है? तो इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, फिर भी जैसे जैसे इन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी एफिडेविट पे साइन कर देते हैं। अब देखो, बात इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, बात इस बात की है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको या तो ठीक किया जाए। तो सबसे ज्यादा नीड इस वक्त जो चल रही है देश में, ध्यान रखना ना, स्ट्रे डॉग्स इतना जरूरी नहीं है ना, उसके ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा नीड है वो है इनमें रिफॉर्म करने की जरूरत है हमें। ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? रिफॉर्म करना चाहिए। और जब रिफॉर्म की बात आती है तो 2-3 चीजें हैं। देखो, एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी तुमने खत्म कर दी, इसको तुम्हें वापस से एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी बैठे जो ट्रांसपेरेंट हो, जो एक तरफ झुकाव ना रखता हो। ठीक है। दूसरा, जैसे अभी एक जो सेक्शन था वो हटा दिया गया था कि भाई वीडियो एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना उस वीडियो एक्सेस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, जैसे कि मैं लड़ रहा हूं और मेरे को जानना है कि भाई इस पोलिंग बूथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वोट चुरा ले गए हो, तो मुझे वीडियो एक्सेस चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा। बट आपको नॉर्मल है ना, नॉर्मल सिटीजन को ये अवेलेबल नहीं रहेगा। ये वाला प्रोविजन थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। अब तीसरा, अब इसमें और क्या हो सकता है फेयर तरीके से करने के लिए? तो फेयर तरीके से करने के लिए, अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रहा है समझना, है ना, जो पूरा इसका मुद्दा है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार refuses opposition's demand for the machine readable voter list, CCTV footage of polling, citing privacy concern. He says if complaints are not filed within 45 days of the poll results, parties must file affidavit. मतलब कि मान लो आज इलेक्शन हुआ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 45 डेज के अंदर क्या कर सकती हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। और अगर 45 डेज के बाद अगर आप उसमें फाइल करते हो, कुछ रिक्वेस्ट करते हो, कुछ कंप्लेंट करते हो, तो वो आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के जो बीजू जनता दल है ना, उन्होंने, और उसके साथ साथ जो आपके अखिलेश यादव है ना, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी क्या किया था, एक कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन उसके एवज में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था लास्ट ईयर कि 45 डेज के बाद अप्लाई की गई थी, तो हम उसका आंसर नहीं देंगे। तो अब अगर राहुल गांधी कह रहा है, तो राहुल गांधी तो 1 साल बाद कह रहा है, क्योंकि 1 साल हो चुका है इलेक्शन को। वो तो आज कह रहा है कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, तो फिर उसकी कंप्लेंट को लेने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम कंप्लेंट लेंगे तो एफिडेविट पे लेंगे, है ना। तो जबकि ये सब आप समझ सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा मुद्दा बना हुआ है, एक बहुत अच्छा टॉपिक बना हुआ है, और उनकी अगर तुम इंटरव्यू देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म करने की नीड है ना, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, है ना, एक बात और ध्यान रखना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, उसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, 1+2। तो ये जो एक मेंबर होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। ध्यान से याद रखना, कुछ भी फैक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, प्रेसिडेंट। और उसके साथ जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनको हटाना है, रिमूवल प्रोसेस है ना, रिमूवल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि भाई कल को ऐसा हो जाए
कि सरकार बदल जाए और सरकार कहे कि भाई हमें इसको हटाना है, ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। तो अगर इन 2 इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो इनको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन अगर कह दे कि यार इस आदमी को हटा दो, जैसे ज्ञानेश कुमार जी कह दे कि सुखबीर सिंह संधू को हटा दो, ये अच्छा काम नहीं कर रहा जो भी है, तो सुखबीर सिंह संधू को हटा दिया जाएगा। एक्चुअल पावर दोनों की, तीनों की बराबर होती हैं, बट याद रखना उसकी रिकमेंडेशन पे उसको हटा देता है प्रेसिडेंट। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो याद रख, अच्छा उसका टेन्योर भी ध्यान रखना साथ साथ, उसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल और 65 ईयर ऑफ द एज, है ना। एग्जाम में फैक्चुअल डाटा बहुत आते हैं आपके, तो या तो 6 साल रहेगा वो, या फिर अगर उसकी एज 65 साल हो जाती है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। दूसरी बात, उसे रिमूवल कैसे किया जाएगा, तो रिमूवल प्रोसेस होती है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे हटाया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, आर्टिकल 124 का 4, जिसके अंदर होता है कि प्रूवन इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर, और अगर उसके बाद 100 लोग लोकसभा के, 50 लोग राज्यसभा के उससे एग्री कर जाते हैं, और उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनती है, जैसा हमने कल पढ़ा भी था जस्टिस वर्मा वाले केस में। सिमिलर उसी प्रोसेस से क्या होता है, लोकसभा आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं, उसी प्रोसेस से हाई कोर्ट के जज हटते हैं, उसी प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। बाकी दोनों को हटाना बहुत इजी है, इसको हटाना बहुत ही टिपिकल है। और अपॉइंट करने के लिए प्रोसेस तुम जानते हो, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हट चुका है, उसकी जगह कौन आ चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 2:1 में वो निकल जाएगा, समझ गए। तो ये अभी चला हुआ है, तो देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट आया था 2023 में, जिसके अंदर इन्होंने आपके अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसके बाद इसको क्या किया गया, बना दिया गया। द एक्ट एक्सक्लूडेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडेड ए कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज प्लेस एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर चूजिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। Modern constitutions have recognized the need to evolve fourth branch institution, मैंने कहा था ना, चौथा उसको पिलर माना जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी विच आर ऑटोनोमियस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। लेकिन आप देख सकते हो, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका envisages a cluster of state institutions for supporting constitutional democracy, ठीक है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि जैसे हमारी जुडिशरी सेपरेट है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर इन्फ्लुएंस आ रहा, देखो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50, है ना, क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, पावर्स क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, यही पढ़ा है हमने। तो ये कहता है कि जो जुडिशरी है ना वो किससे अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव से। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं यहां पर कि आप ये कहोगे कि सर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो रही है, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने एजेंडे के हिसाब से चला रही है, ऐसा सब दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया को भी सब दिख रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर काम क्यों नहीं करता। तो आपने एनजेक पढ़ा होगा, है ना, एनजेक जब आया था तो एनजेक पार्लियामेंट लाई थी। तो देखो एक सिंपल सा रूल होता है कि जब पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में टांग नहीं लगाता है, और सुप्रीम कोर्ट जब कुछ डिसीजन देता है तो पार्लियामेंट बीच में नहीं आती है, ठीक है। यानी कि तुमने कोई लॉ बनाया और लोगों को अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से बीच में नहीं आएगा, लोग वहां पहुंचने चाहिए। अगर फिर उनके फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर वो सब अल्टर होता नजर आता है तो वो बीच में आएगा। तो जब एनजेक आया था तो एनजेक में इन्होंने यही कहा था कि जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर वो खत्म हो रहा है ना, और वो लॉ कौन लाया था, पार्लियामेंट लाई थी, तो पार्लियामेंट के उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इनके इस रूल में आती है, इंटरफेयर करती है, तो कल को ये लोग बोलेंगे कि हम एनजेक फिर लाएंगे, फिर हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इनके आपस में फाइट नहीं होनी चाहिए, तो दोनों को अलग रखा गया है हमने। लेकिन अगर लोग पहुंचते हैं, अगर केस पहुंचता है, जैसे आपने देखा ना एक आर्टिकल और है, जैसे बिहार में 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिनको बाहर किया उनकी लिस्ट दो मुझे, है ना। तो ऐसा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो मे बी वो उसे चेंज करने को भी बोल दे, समझ गए। तो वही सब है, 2-4 बेसिक सी बातें याद रखना, ठीक है। पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी कौन है, तो आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है, आपके एट प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिक सी बात याद रखना, बाकी हम पढ़ते रहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में याद रखना टोटल पार्टियां कितनी है भारत में, तो टोटल पार्टियां 2500 प्लस 2750 प्लस ऑलमोस्ट 2700 पार्टियां लगभग,
ठीक है। नेशनल पार्टी कितनी है? 6, ठीक है। आपकी स्टेट पार्टी कितनी है? तो 55+ है, तो वो भी नहीं याद करनी, रट्टे नहीं मारने, वो भी 2700 पार्टियों के रट्टे नहीं मारने, बस इतना पता होना चाहिए 6 नेशनल पार्टी है, ठीक है। बताना कौन कौन सी 6 नेशनल पार्टी। लेटेस्ट कौन जुड़ी है? आम आदमी पार्टी, है ना। हमने पढ़ा है ना कि कंडीशंस क्या होती हैं स्टेट पार्टी बनने की, ना नेशनल पार्टी बनने की, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे। ग्रासलैंड इन्वेड्स स्टीफल आसाम्स आइलैंड लाइक नेशनल पार्क होम टू फेरल हॉर्सेस। देखो जो फेरल हॉर्सेस है ना, ये जहां पर रह रहे हैं ना, वहां पर जो ग्रासलैंड है ना, वो गायब होती नजर आ रही है। अब क्यों गायब होती नजर आ रही है? देखो समझना, आपने कभी एलियन स्पीसीज का नाम सुना है? एलियन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा नासा बता रहा है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि एलियन वगैरह हो ना। तो हमेशा इंसान जैसे एलियन का नाम लेते हैं तो हमें एक अजीब सा वो आ जाता है कि यार हाँ मुझे जानना है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि यार क्या है इसमें ऐसा। तो एलियन का मतलब होता है जो यहाँ का नहीं है, बाहर का है। अब जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और एक पेड़ में ले आता हूँ अफ्रीका से जो यहाँ का नहीं है, इस एनवायरनमेंट का नहीं है, और वो लाकर यहाँ लगा देता हूँ, और वो पेड़ इन सारे पेड़ों को धीरे धीरे क्या कर देता है? खत्म कर देता है। वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं और ये पेड़ धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। या मान लो जैसे कल परसों हमने पढ़ा था, याद है हमने एक टर्टल पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, है ना। वो जो टर्टल था ना, जो कछुआ था, वो हमारे यहाँ का नहीं था, है ना। तो हम उसको कहाँ से लाए थे? बाहर से लाए थे। अब वो कछुआ यहाँ पर क्या करता है? नॉर्मली सारे कछुए रहते हैं, हमने पढ़ा था एडिटोरियल में, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। उसका नाम अभी मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था, है ना, तो आसपास की जो दूसरी स्पीसीज थे उनके लिए खतरा था ना। तो सिमिलरली क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो एक दूसरे रीजन से आ जाते हैं, तो उस रीजन वाली चीजों को गायब कर देते हैं, वो उनके लिए खतरा बन जाते हैं, समझ गए। तो उसे हम एलियन स्पीसीज कहते हैं। तो देखो है क्या, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? फेरल हॉर्सेज। अब ये फेरल हॉर्सेज आए कहां से हैं? याद रखना, ये वाइल्ड हॉर्सेस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज है हॉर्सेस की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ताखी, ठीक है, ताखी। याद कर लेना इसे, ताखी जो हॉर्स होता है वो एकमात्र ओनली नॉन वाइल्ड हॉर्स है दुनिया में, बाकी कोई भी वाइल्ड हॉर्स नहीं पाया जाता है। तो सिंपल याद रखना कि जो फेरल हॉर्सेस हैं, ये आपके जो फेरल हॉर्सेस हैं, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट वाइल्ड एनिमल्स। बट एक वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट में आता है, वो कौन है? तो ताखी हॉर्स आता है, ठीक है। अब बात आती है कि फेरल जो है हॉर्सेस, ये आए कहां से हैं, है ना। अच्छी न्यूज है ना, आपने देखा होगा। तो आसाम के अंदर एक नेशनल पार्क है, उसमें पाए जाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स इनको लेकर आए थे बाहर से, और बाद में वो उनको यहीं छोड़कर चले गए, और धीरे धीरे तब से वहां पर बने हुए हैं। लेकिन ये जिस घास को खाते हैं वो घास धीरे धीरे क्या हो गई? गायब हो गई। तो इनको बचाने के लिए, इनको सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन ग्रासलैंड्स को बचाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो उन ग्रासलैंड्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस वही सब इसके अंदर लिखा गया है। ए न्यू स्टडी हैज आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 2 नेटिव प्लांट्स, ठीक है, दैट हैव जॉइंड इन्वेजिव स्पीसीज टू अल्टर द रिवर इकोसिस्टम ऑफ द ईस्टर्न आसाम्स दिब्रू सीखोवा नेशनल पार्क। तो नाम क्या है उसका? तो याद कर लेना, दिब्रू सीखोनोवा नेशनल पार्क, द ओनली हैबिटेट ऑफ द फेरल हॉर्सेज इन द इंडिया, जहां पर फेरल हॉर्सेज पाए जाते हैं। तो भारत में फेरल हॉर्सेज सिर्फ कहां पाए जाते हैं? असम में, ऐसे भी याद रख लेना। These species have added to the changes in the grassland dominated DSNP landscape, largely attributed to the recurring Brahmaputra river floods and increasing anthropogenic pressures from villages located within its boundaries, the study said. The native grasslands invaders are Bombax ceiba, याद रखना वन लाइनर में, ठीक है। उसके बाद है लार्जर स्टोरेमिया स्पेसियोसा, flowering trees known as the simalu and azar in the Assamese. These impact on the local vegetation has been as worrying as that of the invasive species. तो सिंपल सा वन लाइनर में भी आ सकता है ना। तो बेसिक से याद रखना, आप इसको एनवायरनमेंट से लिंक करके भी पढ़ सकते हैं। अच्छी न्यूज है, जानने लायक न्यूज है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वही सब बातें लिखी हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है।
According to the study, grasslands covers 28.7% of the 425 square kilometer of the national park in 2000, followed by the semi-evergreen forest 25.58%. जैसे आपने सवाना का नाम सुना होगा, आपने पंपोस सुने होंगे, कैंपोस सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, दुनिया भर के ग्रासलैंड्स जहाँ पे घास पाई जाती है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, भारत में कौन सी है, तो आपका आसाम वाला, ठीक है। नाम क्या है उसका, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन ओवरसीज को यहीं पर छोड़ गए थे अंग्रेज, और ये तब से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। सिंपल से याद रखना। इनका स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड स्टेटस है IUCN में, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था। ओनली वाइल्ड हॉर्स कौन है दुनिया में, तो याद रखना प्रेजवाल सिकीज हॉर्स, जिसका दूसरा नाम है ताकी, इज द कंसिडर्ड द ओनली ट्रूली वाइल्ड हॉर्स इन द वर्ल्ड। तो बेसिक से बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है CP राधाकृष्णन इज NDA's वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना। आपको इमेज दिख रही होगी, ये हमारे अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर। ये हमारे हैं CP राधाकृष्णन, जो कि आपके क्या हैं, गवर्नर हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने देखा होगा अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब क्यों इन्होंने रिजाइन किया, उसके बहुत सारे रीजन है। हालांकि उन्होंने लिखा ये था कि भाई हेल्थ इश्यूज है, लेकिन हेल्थ इश्यूज ऐसा कुछ था नहीं, आप जानते हो। और एक चीज और नोटिस की होगी, जब से उन्होंने रिजाइन किया ना, तब से वो दिखे नहीं है सोशल मीडिया पे, कहीं नहीं दिख रहे हैं ना। इवन ऐसे पोस्ट भी चलते हैं कि कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा। तो उनके रिजाइन देने के पीछे कुछ रीजन है। एक रीजन सबसे ज्यादा जो कंसिडर किया जा रहा है ना, जो मार्केट में चल रहा है ना, मेरे व्यू नहीं है, ध्यान रखना, मार्केट से उठाए गए व्यू है। उसमें यह है कि जो जस्टिस वर्मा था ना, उस जस्टिस वर्मा के ऊपर जो आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना था, उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को या तो लोकसभा में लाया जा सकता था या राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर तो मेजोरिटी है रूलिंग पार्टी की, आप जानते हो अच्छे से। राज्यसभा जो है उसमें इतना नहीं है। तो राज्यसभा में ये आया और इस आदमी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एक रीजन ये भी है कि नहीं करना चाहिए था ना, वरना जजीज और सारा करप्शन बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, इंक्वायरी होगी, है ना। तो उसको एक रीजन ये माना जा रहा है। दूसरा रीजन ये माना जा रहा है, ठीक है, कि ऐसा सोर्सेज से निकल के आ रहा है कि इनके ऊपर भी इंपीचमेंट लाने की बात कही जा रही थी। तो अगर ये नहीं करते, अगर ये नहीं रिजाइन करते, तो मे बी इनको भी इंपीच करने का प्रोसीजर चालू हो जाता। तो कैसे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, कैसे वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं, कैसे उन पे इम्पीचमेंट होता है, क्या प्रोसेस होती है, कितना टेन्योर होता है ना, कैसे चीज़ें काम करती हैं, वही सब हमें जानना है ना। हालांकि हम पॉलिटी की क्लासों में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर हम दोबारा से उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपका NDA गवर्नमेंट है ना, NDA अलायंस है, उसकी तरफ से आपके CP राधाकृष्णन को नॉमिनेट किया गया है। अगर ये जीत जाते हैं तो हम इसके इलेक्शन प्रोसेस को भी पढ़ेंगे कैसे होता है ना। जैसे PM का इलेक्शन प्रोसेस होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रताही विजेता, जो आगे वो जीत गया, ठीक है। तो इनका क्या होता है, तो अगर ये जीत जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल समझना, आर्टिकल कौन सा है, तो कुछ बातें समझते हैं। आर्टिकल 63 to 70 किससे बिलोंग करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखना आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उन्हीं के जन्मदिन पर, उन्हीं के बर्थडे पर क्या बनाते हैं, तो 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द, किस नाम से मनाते हैं हम उसे, तो याद रखना टीचर्स डे के नाम से बनाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब 63 कहता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। जब वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो देखो उसका जो इलेक्शन इलेक्टोरल कोलाज होता है ना, उसके अंदर MP होते हैं दोनों हाउसेज के, है ना। उसके अंदर लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, दोनों होते हैं, ध्यान रखना। इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। जैसे लोकसभा में 543 हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो, बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 जो 2 नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियंस, उनका कॉन्सेप्ट तो हट ही चुका है। अच्छा, राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 245 का कॉन्सेप्ट है आज के दिन। 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड, और इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इनको किस शर्त पर नॉमिनेट करता है, तो 4 कंडीशन होती हैं, फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है, 66, ठीक है। वोटिंग प्रोसेस क्या होती है, कंडक्टेड वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। तो याद रखना, सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होती है, ठीक है।
बाय सीक्रेट बैलेट ओवरसीन बाय रिटर्निंग ऑफिसर, यूजुअली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आइदर हाउस, कोई भी उसको करा लेता है। अब तुम कहोगे कि सर ये सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो सिंपल मान लो कि मैं वहां वोट दे रहा हूं और मेरे सामने 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, और मैंने कहा कि मैं चाहता हूं पहले ए बने, फिर मेरा दूसरा प्रेफरेंस है सी बने, और मेरा तीसरा प्रेफरेंस है बी बने। तो मैंने जब वोट डाला तो मैंने 3 प्रेफरेंस दे दिए। तो देखा जाता है कि कौन से उन 3 कैंडिडेट में से किस कैंडिडेट को, है ना, पहला प्रेफरेंस लोगों ने ज्यादा दिया है। तो अगर मान लो ए को सबने पहले प्रेफरेंस में ए रखा है और मोर देन 50% लोगों ने कह दिया अपना पहला प्रेफरेंस ए होना चाहिए, तो वो जो ए होता है ना, ए कैंडिडेट, दैट विल बी योर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? अगर मैं कहूं कि पहले को ए वाले को सभी का मिला के 50% वोट नहीं मिला है, लेकिन बी वाले को 50% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हाँ इसे होना चाहिए, हमारा बी पे रेफरेंस है, सेकंड रेफरेंस बी है, तो बी क्या बन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, ट्रांसफर होता है, समझ गए? ऐसे किया जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो सिंपल सा है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, है ना, एंड शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखना, एक फैक्ट याद रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो कंडीशन होती है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेस बट कैन नॉट कास्ट देयर वोट। वो अपना वोट नहीं दे सकते हैं। हाँ, कभी अगर टाई हो जाता है, टाई अप हो जाता है, तो वो अपना डिसीजिव वोट दे सकता है, लेकिन वो वोट नहीं करेगा बिकॉज वो मेंबर ही नहीं होता है कहीं का। समझ गए? वो जस्ट वाइस प्रेसिडेंट बना है, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 64 क्या कहता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ किसका होना चाहिए? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का, जबकि उसका मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन जो स्पीकर है लोकसभा का, ओम बिरला जी, वो मेंबर है, वो कोटा से तुम्हारे एमपी है ना, लेकिन ये कहीं से नहीं होते हैं। समझ गए? ये इनका इलेक्शन अलग प्रोसेस से होता है, समझ गए? तो ये वाला प्रोसेस भी ध्यान रखना। काफी न्यूज में आपसे पूछे तो घबराना नहीं है, छोटी थोड़ी बातें याद रखनी है ना। जैसे ओथ, है ना, आर्टिकल 69 में इनकी ओथ लिखी है, हमने पढ़ा था शेड्यूल नंबर 3 में सबकी ओथ है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की नहीं है, तो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स में होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कहाँ पर लिखी है? तो आर्टिकल नंबर 69 में लिखी है। टेन्योर 5 साल का होता है और टेन्योर इनका 67 में लिखा हुआ है। लेकिन इसी 67 के ए में लिखा है कि जब उनका मन करे वो प्रेसिडेंट को, याद रखना, सिर्फ प्रेसिडेंट को क्या दे सकते हैं? अपना रिजाइन दे सकते हैं रिटर्न में लिखकर। और जो इन्होंने रिटर्न में दिया जगदीप धनखड़ जी ने, उसमें उन्होंने लिखा कि हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। समझ गए? तो ये वाला फैक्ट याद रखना, ठीक है। 5 साल होता है, लेकिन जब मन करे वो लिख के अपना रिजाइन दे सकते हैं। अच्छा, जब रिजाइन दे दिया तो पोस्ट खाली हो गई। तो पोस्ट खाली हो गई तो नेक्स्ट इलेक्शन कब होने चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं वही कहता हूं प्रेसिडेंट जो है आपका, अगर कंपेयर करता हूं, तो प्रेसिडेंट अगर मान लो पोस्ट खाली हो गई, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को भरने के लिए इलेक्शन कब होता है? तो प्रेसिडेंट के पोस्ट को भरने के लिए इलेक्शन होता है विद इन 6 मंथ, 6 महीने में हो जाना चाहिए। यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल है, 1 साल ना करें, 2 साल ना करें, 3 साल ना करें, समझ गए? लेकिन वहां मस्ट है कि 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो ये बातें भी याद रखना, ठीक है। 65 क्या कहता है? तो 65 ये कहता है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। और एक्टिंग प्रेसिडेंट कब बनता है? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, बीमार हो गए, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, पोस्ट खाली है, तुम्हें पता है राजा की पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो राजा है हमारे। तो उसकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। और ऐसा 3 बार हो चुका है, ध्यान रखना। कब कब हुआ है? तो थोड़ा सा बेसिक सा याद रखना। एक बार क्या हुआ था 1969 के अंदर, है ना, 1969 के अंदर, शॉर्ट में लिख लेना, आपके प्रेसिडेंट कौन थे? यहां मैंने लिखा प्रेसिडेंट, यहां पर मैंने लिखा वाइस प्रेसिडेंट, और ठीक है। तो प्रेसिडेंट थे आपके जाकिर हुसैन, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब की हो गई डेथ। जब डेथ हो गई तो पोस्ट खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट। उस समय ये कौन था? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
फिर 1969 में वीवी गिरी जी बोले भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, प्रेसिडेंट का मुझे लड़ना है, तो फिर पोस्ट खाली हो गई। अब ये भी खाली, ये भी खाली, अब क्या करोगे? तो एक्ट लाया गया और उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल एक्ट 1969। और उसमें कहा गया कि जो तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो क्या बन सकता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है। याद रखना मैं एक्टिंग वर्ड लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो कौन थे? तो आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उनको बनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर 1977 में तुम्हारे प्रेसिडेंट होते हैं कौन? एफ अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी हो जाती है डेथ। जब डेथ हो जाती है तो उस समय तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कौन थे? तो वो थे आपके बीडी जत्ती, तो वो क्या बन जाते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा 3 बार हो चुका है, ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। वोटिंग प्रोसेस ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है? तो कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन इन द राज्यसभा। याद रखना, हटाने के लिए सिर्फ रेजोल्यूशन कहाँ आता है? राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में आने के बाद इफेक्टिव मेजोरिटी से, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि मान लो 245 है राज्यसभा में, ठीक है, टोटल 5 लोग रिजाइन कर गए, 5 लोग, तुम्हें पता ना 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिजाइन हो जाते हैं। मान लो 245 की जगह 230 बचे हैं, ठीक है। तो उस 230 का इफेक्टिव मेजोरिटी वो मानी जाएगी, उसका 50% क्या करेंगे? अगर वोट करेंगे और वो वोट एग्री कर जाते हैं कि हाँ भाई हटा दो, फिर ये जाती है लोकसभा में, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? देखो डिफरेंस समझना, सिंपल मेजोरिटी होती है जो जितना प्रेजेंट है उस दिन उसका 50% हाँ भर दे। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है ना, रिजाइन करने के बाद जो बची हुई है उस हाउस में, उस हाउस का 50%। जैसे 245 था, मैंने कहा कि 15 लोग जो है ना वो रिटायर कर गए, ठीक है, रिजाइन मार गए, जो भी था उनको निकाल दिया, जो भी था, 230 बचे हैं, तो 230 का हाफ कर दो, इतने लोग उसमें कम से कम एग्री करने चाहिए। और ये प्रोसेस के लिए आपको 14 डेज का आपको पहले नोटिस देना होगा, फिर आप उसको लगा सकते हो। और अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक ये भी डर था, ऐसा माना जा रहा है कि उनको इम्पीच करने की बातें चल रही थी, तो उन्होंने अपने आप को पहले ही बाहर निकाल लिया, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। समझ गए? नेक्स्ट है नेपाल पीएम लाइकली टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ। जो आपके नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केपी शर्मा ओली, वो आपके भारत आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कब? नेक्स्ट मंथ, ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आ रही है। तो क्यों आना चाहते हैं भारत, है ना? तो देखो इंडिया और नेपाल जो है ना हमेशा से क्या रहे हैं? दोस्त रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को, है ना। काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, जैसे काली रिवर को लेकर, है ना। वो जो आपकी काली रिवर है ना, आपने पढ़ा होगा कि वो जब हमारा, अच्छा आज तक हमारी कभी लड़ाई हुई है नेपाल से? नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। हमने कभी नेपाल को कब्जाने की भी नहीं सोची, क्योंकि किसी ने उसे नहीं कब्जाया एक्चुअली। एक बार ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी, है ना, उसे हम कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। और एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 1816 के बीच, और अंग्रेज दुखी होकर हार गए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे, है ना। और 1816 में एक ट्रीटी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे? ट्रीटी ऑफ संगोली। यहां पर नहीं लिखी है, लेकिन मैं लिख देता हूं ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ संगोली। ये होती है आपकी 1816 में, ठीक है। और इस ट्रीटी के बाद वहां पर एक रिवर फ्लो करती है, काली रिवर। उस काली रिवर को डिक्लेयर कर दिया गया था, द ट्रीटी फिक्स द काली रिवर एज द नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री, बट इट्स इंटरप्रिटेशन लेटर कोज द काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और आपने पता होगा भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चलता है, वहां पर एक छोटा सा रीजन है जिसको लेकर हम लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो काली रिवर को क्या बना दिया गया? इसका बाउंड्री बना दिया गया। तो एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए थे। और ये भी एक रीजन आपने पढ़ा होगा कि इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिडेंट बनाई गई थी ना, गोरखा नेपाली तो होते हैं मोस्टली। तो नेपाली लोगों के साथ क्या मतलब फायदा है कि उनकी हाइट छोटी होती है, और उनके पैर जो होते हैं ना नीचे से ऐसे धनुष के जैसे बने होते हैं ना, बो की तरह से घूमे हुए होते हैं, ऐसे कम हाइट, और ऐसे उनकी स्ट्रक्चर होती है कि पहाड़ों पर इजीली चढ़ जाते हैं। तो जब अंग्रेजों ने 1895 में जब इंडियन आर्मी बनाई,
तो उनको लगा कि यार हमें नॉर्थ ईस्ट वाले या पहाड़ी इलाकों को बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। अब हरियाणा, राजस्थान का, यूपी का कोई जवान है, हट्टा कट्टा है, खूब हाइट है, हेल्दी है, लेकिन वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता है उस इफेक्टिवनेस के साथ जैसे नेपाली चढ़ सकता है। तो हमने उनको गोरखा रेजिमेंट के थ्रू इंट्रो भी करवाया, ठीक है। उसमें नेपाली लोग ही जाते हैं, आप इस बात को जानते हो, ठीक है। हमारा नेपाल के साथ याद रखना 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ था, द 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ द पीस एंड फ्रेंडशिप provides for the movement of people and the close economic, political and the strategic ties। आपको नेपाल जाना है, आप जाइए, बॉर्डर तक ट्रेन जाती है, आप वहाँ से पूरे नेपाल में कहीं भी घूम फिर के आ जाइए। बहुत से लोग नेपाल यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, है ना। तो हमने एग्रीमेंट कर रखा है कि हम फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कब हुआ था वो? 1950 में। ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, पहला हिस्टोरिकल थोड़ा सा याद रखना। और अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना, KP शर्मा ओली, वो कहाँ आने वाले हैं? इंडिया। तो ये जस्ट न्यूज़ निकल के आ गई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मोहम्मद मुइज़ू से मिले थे हम, है ना। तो मोहम्मद मुइज़ू से क्यों मिले थे? क्योंकि हमने पढ़ा था उस दिन कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया था, भारत को निकाल दिया था वहाँ से, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, अब दोबारा से भारत की शरण में आ गया। तो हम देखो, हमारे इंडिया की एक पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी या नेबर पॉलिसी बहुत अच्छी है ना, कि हम इनको क्रेडिट लाइन देते हैं, इनकी मदद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे एनिमी कंट्री हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इनके साथ ये लोग क्या ना करें, लिंक ना बना ले। इसलिए भूटान के पास हम जाते हैं, हमें चिकन स्नैक बचाना होता है, आपने पढ़ा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। तो ये सब हम करते हैं, ठीक है। तो वो सब भी हम पढ़ चुके हैं काफी बार। कितना बॉर्डर है? 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट बाउंड्री लगाते हैं? तो ये भी याद रखना, उत्तराखंड बाउंड्री लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, बिहार लगाता है और सिक्किम लगाता है, और इधर से वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री लगाता है। तो ये सारे के सारे उससे क्या लगाते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं। ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 स्टेट जो है इंडिया के, वो नेपाल से बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कौन सा लगाता है, कौन सा नहीं लगाता है। बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है, हम पढ़ते रहते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट है हाउ ऑनर किलिंग्स इन इंडिया आर रीइंफोर्स्ड एंड लेजिटिमाइज्ड। देखो क्या है, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड केरला, वेयर दलित communities have been relatively greater empowerment, record higher rates of intercaste marriage. Ironically, these are also the state with increased incidents of the honor killings। वो तो अच्छा आर्टिकल है ना, हम कुछ बातें एक्स्ट्रैक्ट करके पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो होता क्या है ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि मेरा, है ना, मेरी रिस्पेक्ट चली गई, मेरी मार्केट में, मेरी समाज में जो इज्जत थी ना, वो चली गई, और मुझे उस इज्जत को वापस पाना है, मुझे उस रिस्पेक्ट को वापस गेन करना है। तो मैं क्या करूंगा? जिस वजह से मेरी इज्जत गई थी, मैं उसे मार दूंगा। तो हमारे समाज में जो आपने देखो ना, पगड़ी की इज्जत बहुत मानी जाती है, तो मोस्टली यूपी, राजस्थान और हरियाणा में ये केस देखने को मिलते हैं ना। हरियाणा में आपने देखा होगा, होता क्या है कि मान लो कोई लड़की है ना, और कोई लड़का है, वो घर से भाग गए, शादी कर ली। अब किसी के घर से भाग गए तो उस लड़की के घर वालों की इज्जत चली गई। अब जो घर वालों की इज्जत, मतलब कि लड़की घर से भाग गई, तो समाज में इस चीज को इज्जत का जाना ही माना जाता है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो बेटियां होती हैं, अपने माँ बाप का सम्मान होती हैं, इज्जत होती है, सब हमारे समाज में चलता है, और अच्छी चीजें होना भी चाहिए ना। इसी से हमारी पहचान है, हमें इसको नहीं खोना है, कभी ध्यान रखना इस बात को, है ना। हमारे कल्चर से हमारी पहचान है। अब मान लो ऐसा हो गया, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है ना। अब वो भाग गए, अब घर वालों ने उनको ढूंढा और उन्हें मार दिया, और मारने के बाद बोले देखो जी, हमारे साथ इन्होंने गलत किया था, हमारी इज्जत को इन्होंने उड़ाया था, हमने इनको मार के बदला ले लिया। इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। और ये हरियाणा में बहुत ज्यादा चलती है, यूपी में बहुत चलती है, राजस्थान में बहुत चलती है, खाफ पंचायत बनी होती है, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। लेकिन ये साउदर्न स्टेट में भी होने लगा है अब। साउदर्न स्टेट में, केरला में, तमिलनाडु में, वहां भी ऑनर किलिंग के केस बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ऑनर किलिंग के ऊपर, क्या होती है? तो सिंपल याद रखना, एन ऑनर किलिंग और शेम किलिंग, इसे सेम किलिंग भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनली सैंक्शन्ड मर्डर इन विच ए पर्सन इज किल्ड, है ना, बेसिकली मर्डर ही होता है, typically by members of their family, due to the belief that the victim has brought shame to the family and that the family's reputation must be restored through killing the victim। उसे मार दोगे तो इज्जत वापस आ जाएगी, वही जो अभी हमने पढ़ा। The Supreme Court of India declared honor killings a violation of the Constitution and directed state governments to curb them strictly in 2010।
तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था और उसे वो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना था। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट एम्फेसाइज दैट द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स टू मैरी whom they choose is an integral part of their liberty and dignity। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका आर्टिकल 21 है वो कहता है राइट टू लाइफ, लेकिन राइट टू लाइफ कैसे है? तो राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी और लिबर्टी से जीने का राइट है ना, लिबर्टी। लेकिन याद रखना राइट टू इसी में है ना, मैं कह सकता हूं राइट टू चूज है ना, किसी को भी चूज कर सकते हैं, यही तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो राइट टू चूज जो है बेसिकली ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना, इन 2023 है ना, 2 साल पहले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें वो बात कर रहा था कि इसकी LGBTQ कम्युनिटी की है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल है ना, ट्रांसजेंडर की बात कर रहा था। और इसके अंदर उन्होंने, ये लोग क्या कर रहे थे, मैरिज की बात कर रहे थे जिसको हम क्या कहते हैं, सेम सेक्स मैरिज कहते हैं, यानी कि लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांग रहे थे कि हमें वैलिड डिक्लेयर करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम रह सकते हो, लिव इन में रह सकते हो, बट हम तुम्हें एज ए कपल स्टेटस नहीं देंगे। तो एट प्रेजेंट याद रखना LGBTQ या जो सेम सेक्स कपल होते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है लीगली, उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती गवर्नमेंट की जो एक नॉर्मल कपल को मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू चूज, आप किसी से शादी करो ना, आपका राइट है। आप राजस्थान के हो, आप जाकर कोलकाता में शादी करो, आप जाकर कहीं कुछ शादी करो, बट सेम सेक्स मैरिज में उन्होंने कहा राइट टू चूज इज नॉट ए फंडामेंट, इज ए फंडामेंटल राइट बट नॉट एब्सोल्यूट। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं, हम तुमसे छीन सकते हैं। लेकिन तुमने पढ़ा होगा आर्टिकल 20 है ना और 21, ये तो कभी छीने ही नहीं जाते हैं, इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हमने तो ये भी पढ़ा है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो तुमसे छीना जा सकता। समझ गए, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है ना। और ये केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं क्राइम रेट्स की बात करूं तो देखो, एक हमारे पास एक वो है मैक्सिमम UAPA के केस कहां पर आते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के केस जम्मू कश्मीर में है ना, जो 1967 में आया था, हमने काफी बार पढ़ा भी है ना, इलीगल यूज होता है सरकार के द्वारा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। पंजाब में सबसे ज्यादा केस आते हैं NDPS के, नारकोटिक्स के। दिल्ली में सबसे ज्यादा अनसेफ है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। हरियाणा में सबसे ज्यादा डाउरी के केस आते हैं, ठीक है, ये रिसेंट NCRB का डाटा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस आते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिमम में राजस्थान है पहले नंबर पे रेप केस में। महाराष्ट्र में सुसाइड केस सबसे ज्यादा आते हैं। कर्नाटका में हाईएस्ट रेट ऑफ केसेस अंडर IT एक्ट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र उसमें कर्नाटका में, तो आप पॉइंट बना सकते हो। तमिलनाडु में हाईएस्ट रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, बूढ़े लोगों के साथ। झारखंड में हाईएस्ट रेट ऑफ कम्युनल राइट्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट रेट ऑफ द अंडर आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मैक्सिमम क्राइम रेट उसमें लिखे गए हैं। और आजकल तुमने देखा होगा इसी में ना, जैसे आज एक न्यूज़पेपर में एक और भी न्यूज़ थी जो मैंने इसमें नहीं डाली है ना, नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन आज जब ये बात हो ही रही है तो मेरा मन कर गया मैं तुम्हें बताऊं, है ना। हुआ क्या कि जैसे तुमने देखा होगा वो नीले ड्रम वाला केस खत्म हुआ ही नहीं था ना, कि लोग डरने लगे थे नीला ड्रम से, उसने मार के हस्बैंड को डाल दिया था। अब एक केस और हुआ अलवर के अंदर है ना, उसमें भी ड्रम में डाला, अपने हस्बैंड को मारा, और उसके बाद उसके ड्रम के अंदर उसकी बॉडी के साथ नमक भी डाल दिया गया ताकि बॉडी क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, ठीक है। फिर एक केस और अभी कुछ दिन पहले का है ना, और एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ भी फ्रेम करके पूछ ले तो ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में, है ना, हम पढ़ते भी रहते हैं। जैसे सोनम रघुवंशी वाला केस देखा था हमने, है ना, वो जो मर्डर हुआ था, है ना, राजा रघुवंशी जो ही था। अभी एक केस हुआ कि 30-32 साल की महिला और उसके हस्बैंड रह रहे थे, है ना, और उसके हस्बैंड जॉब करते थे, और जो उन्हीं के बगल के मोहल्ले में एक लड़का रहता था, और उस लड़के का और उस वाइफ का अफेयर स्टार्ट हो गया। एक बार हस्बैंड ने कहीं गलती से देख लिया, जब उनको पकड़ लिया, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर में कभी ना कभी तो आ ही जाती है ना, तो बुरी चीज़ें आप कब तक बचोगे ना, तो उसको पता लग गया, उनकी लड़ाई होने लगी हस्बैंड वाइफ की। लेकिन उसने कुछ किया नहीं, ऐसे मारा पीटा नहीं। एक दिन उस महिला ने प्लान बनाया, वो प्लान ये बनाया कि उन्होंने उससे मारा, और मारने के बाद अपने ही आंगन में दबा दिया। अब दबा दिया तो टाइलें उखाड़ ली उन्होंने, अब टाइलें दोबारा लगानी है। तो तुम क्राइम के लेवल देखो, उस आदमी को जिसको मारा उसके छोटे भाई को बुलाया, अपने देवर को, और उससे कहा कि ये टाइलें उखड़ गई, इनको ठीक कर दो। उसको पता ही नहीं उसका भाई नीचे दबा हुआ है, और उसने टाइलें ठीक कर दी, फिर वो चला गया। बाद में जब पुलिस केस हुआ, छानबीन हुई तो पता चला। तो तुमने एक ऐसी मूवी भी देखी होगी ना, बताना क्या नाम है उसका, है ना, उसमें सेम ऐसा ही सीन हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन में उसको मार देते हैं। तो किधर जा रहा है समाज,
है ना, सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, है ना। और सुप्रीम कोर्ट क्या तुम्हारा ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, प्राइवेसी है वुमेन्स की, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे किसका, इलेक्शन वोट जहां पर हो रहा था, समझ गए। तो ये वाले भी ध्यान रखना, ठीक है। क्राइम रेट्स, ठीक है, हालांकि तुम पढ़ते रहते हो, लीगल वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है, हमने पढ़ा भी है। ए केस फॉर द जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन, ये भी अच्छा टॉपिक है, हालांकि मैं आपसे स्टार्टिंग वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, है ना, इसकी जो बातें थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी चलो एक बार पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट ए फ्यू फ्रॉम द रूलिंग डिस्पेंसेशन, और याद रखना जो एडिटोरियल में चीजें आती है ना, इनका एनालिसिस अच्छे से किया करो ना, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पैसेज इवन यहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है। At least a few from the ruling dispensation have asked why the opposition is not formally taking up the electoral roll issue before the Supreme Court। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं ले जा रहा है वो इस इश्यू को। However, the reluctance shown by the major opposition parties is quite reasonable and even justifiable. The Modi regime promulgated the election commissioner and other election commissions, है ना, जो 2023 वाला एक्ट था, with a review to nullify the constitution bench judgment, जो बात हुई थी हमने पढ़ा था वहां पे, क्यों नहीं लेकर जा रहा है। तो चलो मैं सिंपल सा बात कर लेता हूं, क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर है। तो अगर ये बात वहां पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ कहा, तो दोबारा से कहेंगे कि देखो अब हम क्या लेकर आएंगे, तुम हमारे काम के बीच में नहीं आओगे, है ना, हमें भी रूल करने दो, हम क्या लेकर आएंगे, एनजेक ले आएंगे, समझ गए। तो ये भी एक रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं पहुंच रही है, और जब पहुंचेगी तो हो सकता है ना, बहुत कोई अच्छा जज हो, है ना, वो इस बात को देख ले, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं इसको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन हाईलाइट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज प्रोसीजरल फेलिंग्स। तो ये वही है, पूरा का पूरा आर्टिकल वही है ना, कि वो जो 65 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट बोला भाई नाम बताओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उधर ये नहीं कह रहा कि फर्जी वोटर कहाँ से आए, है ना। तो समझ गए ना, कुछ बैरियर्स हैं, है ना, जिसको फॉलो किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये भी जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड फॉर लास्टिंग पीस, है ना। देखो अभी अलास्का में मीटिंग हुई थी, आप जानते हो, पुतिन साहब आए थे, उधर ट्रम्प साहब खड़े थे, और जब आए तो उनके ऊपर B2 बम्बर्स उड़ाकर अपनी पावर का शो ऑफ भी किया गया। कुछ नहीं हुआ, 5 मिनट मीटिंग चली होगी, चाय समोसे खाए, दोनों वहां से निकल लिए, है ना। और पुतिन ने कहा कि मॉस्को आना, वहां बात करेंगे। अब बाद में ऐसी बात निकल के आ रही थी, आपने पढ़ा होगा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो किससे पूछ रहे हैं, जेलेंस्की से, कि भाई जेलेंस्की, पूरा में ट्रम्प जानते पहले का नेटो क्या है क्या नहीं है। तो जेलेंस्की से उसने पूछा कि भाई ठीक है तो पुतिन से बात कर लो, पुतिन से बात हुई। तो देखो पुतिन कह रहा है जेलेंस्की से कि भाई तुम जो है ना, तुम्हारा जो एरिया है ना वो मुझे दे दो, ठीक है, और तुम बस नेटो में मत शामिल हो, तो मैं तुम्हें विदाउट एरिया भी छोड़ दूंगा, मतलब एरिया वापस दे दूंगा, नेटो में नहीं जाना है। अब नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हम डेली पढ़ते रहते हैं, है ना, आपको याद भी हो जानी चाहिए बातें, है ना, डेफिनेटली पैसे जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी, और इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। ये एक मिलिट्री ग्रुप है, मतलब इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, याद रखना। लास्ट 2024 में कौन ऐड हुआ था, स्वीडन, और 2023 में फिनलैंड इसमें ऐड हुआ था। अब मैंने कहा ये है यूक्रेन और ये है रशिया। तो अगर ये यूक्रेन गलती से नेटो में आ गया और इसका 33rd यानी कि 33वां मेंबर बन गया, और अगर अब रशिया ने इस पे अटैक किया ना, तो याद रखने सारी की सारी कंट्री रशिया को ऊपर अटैक कर देंगे और इसको खा जाएंगी, मतलब अटैक मार देंगे, लड़ाई होगी भयंकर। अब एक बात बताओ, इनकी लड़ाई हो क्यों रही है। तो आपने पढ़ा होगा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हमेशा से क्या चल रहा था, मतलब क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर, है ना, 1945 के उस न्यूक्लियर बॉम्ब वाले उससे, हिरोशिमा नागासाकी के बाद से। और ये कोल्ड वॉर जाकर खत्म हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और यहां से एक बन गया रशिया जो आज के दिन बचा हुआ बेचारा, एक बन गया यूरोपियन यूनियन, और उसमें 27 देश, आज के दिन ब्रिटेन एग्जिट हो गया था 2020 में, तो उसमें 27 मेंबर है, 27। तो रशिया कह रहा है कि भाई जब हमने ट्रीटी कर ली थी, हमने परसों भी पढ़ा था, वॉर्सो पैक्ट किया था हमने, कौन सा, तो आपको याद होना चाहिए, वॉर्सो पैक्ट। और वॉर्सो पैक्ट कब हुआ था, 1991 में। तो हमने ट्रीटी साइन की थी कि हम एक दूसरे के बॉर्डर्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे,
हमारा जो ट्रेडिशनली जो हमारी दुश्मनी थी खत्म हो गई है, लेकिन तुम नेटो को क्यों बढ़ाए जा रहे हो, जबकि यूएसएसआर तो तुम्हारे लिए थ्रेट ही नहीं है। और कल को ऐसा हो कि नेटो इतना बड़ा हो जाए कि तुम मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए, क्योंकि रशिया यूक्रेन यही तो है, यूक्रेन में आकर मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह रख दे तो पंगे नहीं हो जाएंगे। कल को चाइना बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर वेपन रख दे तो हमें थ्रेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। श्रीलंका के अंदर मान लो पाकिस्तान अपना बेस बना ले तो हमारे लिए तो बहुत खतरा है। तो यही तो रशिया के लिए बात है। तो वो कह रहा है कि जब मैंने यूएसएसआर हटा दिया, आप क्यों नेटो का एक्सपेंशन करो, बस इसी बात की लड़ाई है। तो पुतिन ने कहा कि एक कंडीशन पे नेटो में नहीं जाना है। वो कह रहा है कि नहीं, एरिया तो मैं नहीं दूंगा। वो कह रहा है जितना एरिया मेरा वो मेरा हो चुका है और तुम नेटो में नहीं जाओगे। तो अभी दोनों के बीच अभी भी बात नहीं बनी है, ठीक है। और उधर अमेरिका हमने पढ़ाई था अपने खुद के ही अपना खुद का ही उसमें लगा हुआ है ना, कि वो कह रहा है कि लड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वेपन मुझसे खरीदो, है ना। वो अलग ही गेम चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इंडिया और दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरे की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मतलब ये, देखो तुमने पढ़ा कि यूएसए और यूक्रेन ने मिनरल्स डील की थी, याद है ना। 5% जो क्रिटिकल मिनरल्स उसकी जमीन के नीचे पाए जाते हैं डनाइपर रिवर के ऊपर, याद है, डनाइपर रिवर, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे डील हुई कि मैं तुम्हें रशिया से बचाऊंगा, क्या बोला ट्रंप, किला मिनरल्स निकाल, मतलब गिव एंड टेक। तुम मेरा भला करोगे मैं तुम्हारा भला करूंगा, तुम मेरा भला नहीं करोगे मैं तुम्हारा भला नहीं करूंगा। जैसे अफगानिस्तान जब तक फायदा था रहा, बाद में तालिबान को देके निकल गए। भारत ही नहीं करता है। भारत कहता है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, आप मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और इसी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक नया नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे काम का है, और वो है ये, इन नामीबिया इंडिया शोज ए न्यू वे टू एंगेज अफ्रीका। हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो चाइना है उस चाइना का अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। और वो लोग अब चाइना को निकालना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने वादा किया कि मैं स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज बनवा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, ट्रेनें चलवा दूंगा, बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, बस मुझे यहाँ से क्रिटिकल मिनरल निकाल लेने दो। उन्होंने निकालने दिया। यही तो रीजन है कि दुनिया में चाइना 85% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब के लेकर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका ये सब कर नहीं पाए क्योंकि अमेरिका की नीयत सब जानते हैं, तो उसके साथ ट्रेड करते नहीं है। तो अफ्रीका वाले नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इंडिया नया पार्टनर हो सकता है, ये हमने परसों वाले एडिटोरियल में अच्छे से पढ़ा ही था। जैसे अब हमने उस दिन ये भी पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है DRC, उसमें 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट पाया जाता है, दुनिया का कोबाल्ट 80%। और आपकी जो भी रिचार्जेबल बैटरी होती है ना, फोन की, लैपटॉप की, कार की, उन सब में कोबाल्ट चाहिए होता है। तो सोचो चाइना वहां से निकाल रहा है, लेकिन वहां पे वो कुछ कर नहीं रहा है चाइना उनके लिए। तो वो चाहते हैं कोई नया मार्केट में प्लेयर मिले, तो इंडिया वो प्लेयर हो सकता है। यही इसने दोबारा रिपीट किया है। तो जो आपका नामीबिया है, उस नामीबिया के साथ हम दोबारा से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका के साथ रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। हम उनसे वादा कर सकते हैं अच्छी स्कूल देंगे, हालांकि हम भारत में नहीं दे रहे, बाद की बात है, उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉलेज हम अच्छी कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बना कर देंगे, है ना, यहाँ के हालात जो भी हैं, ठीक है। हम ट्रेन वगैरह चलाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे नामीबिया के साथ तो हमने किया भी तो था, 2022 में एक पैक्ट हुआ था जिसमें हम चीता लेकर आए थे, है ना। तो वो हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसमें हम चीता 1952 में भारत से एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो हमने चीताओं को 2023 में दोबारा से रिलोकेट कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो ये सब भी हम उनसे कर रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं मिनरल्स की तरफ जाना, अब हम चाहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना और चाइना की डिपेंडेंसी को कम करना, है ना। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी ही है जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम हमारा भला करो, ठीक है। तो ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए। जस्ट इसको रीड जरूर कर लेना, अच्छा आर्टिकल है, काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब एस्टेब्लिश होते हैं नामीबिया से? 1990 में, while नामीबिया ओपन इट्स रेजिडेंट मिशन इन न्यू दिल्ली इन द मार्च 1994। ये भी छोटा सा फैक्ट याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप डायरेक्टली आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।